गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको याद है कि हम 110 तक पढ़ चुके थे, 111 से आज स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने इतना वक्त इसलिए गुजारा क्योंकि हम जो है कुछ वैक्सीनेशन वगैरह के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पहले जो है क्लास में डिस्कस करना चाहते थे, जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और क्लास में डिस्कस करने के बाद अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है कि द पेरेंट ऑफ 6 वीक ओल्ड इन्फेंट। एक पेरेंट्स हैं, किसके पेरेंट्स हैं? 6 वीक का बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं। हु वाज बोर्न विदाउट एन इम्यून सिस्टम, कि वो जो बच्चा है वो विदाउट इम्यून सिस्टम, कि अभी उसका इम्यून सिस्टम है वो परिपक्व नहीं है, मैच्योर है। आस्क ए नर्स व्हाई देयर बेबी इज स्टिल सो हेल्दी। वो उसके जो है घर वाले जो है 6 वीक का जो बच्चा है, 6 वीक का मतलब लगभग 1.5 महीने का जो बच्चा है, वो उसके जो घर वाले हैं वो नर्स से पूछ रहे हैं कि इसका इम्यून सिस्टम है भी नहीं है, फिर भी ये बच्चा अभी तक हेल्दी क्यों है? स्टिल अभी तक ये बच्चा हेल्दी क्यों है? हाउ शुड द नर्स रिप्लाई? नर्स क्या रिप्लाई करेगी? एक्सपोजर टू पैथोजन ड्यूरिंग दिस टाइम कैन बी लिमिटेड, कि भाई जब बच्चे ने जन्म लिया है तो उस टाइम जो है पैथोजन से कम इंट्रैक्शन होता है, उस बच्चे का कम पैथोजन उसके कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए कम इन्फेक्शन होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका लगातार एक्सपोजर होता है पर्सन को, न्यूनेट को भी होता है। बहुत सारी कंडीशंस हैं जो उसके लिए फेवरेबल भी होती हैं, और इम्यून सिस्टम वीक है फिर भी बच्चा कमज़ोर जो बच्चा है वो बीमार क्यों नहीं पड़ रहा है? इसका कारण क्या हो सकता है? ये हो सकता है क्या? ये तो नहीं हो सकता सर। अगला देखते हैं, सम एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय द इन्फेंट कॉलोनिक बैक्टीरिया। अब कॉलन के बैक्टीरिया के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए कि कोलन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ दिनों बाद में जो है वो डेवलप होते हैं। इसलिए आपको एक बात याद हो, वहाँ पर हम एक विटामिन के का इंजेक्शन भी देते हैं बच्चे को, और विटामिन के का इंजेक्शन वहाँ पर जो है ब्लीडिंग को रोकने के लिए देते थे, क्योंकि बच्चे के अंदर विटामिन के नहीं बन पाएगी। एक्चुअल में हमारे अंदर जो विटामिन के का फॉर्मेशन करने का काम होता है वो हमारे कोलन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो फॉर्म करते हैं। बट एक्चुअली जब बच्चा जन्म लिया है, डिलीवर हुआ है, तो उसके अंदर कोलन के बैक्टीरिया हैं वो है ही नहीं है। कोलन जो है स्ट्राइल मानी जाती है जब जो बच्चा न्यूनेट बच्चा होता है उसकी। तो क्या यहाँ के कोलन के बैक्टीरिया हैं जो कि कुछ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे? सर नहीं, यहाँ पर तो कोलन स्टेराइल होती है। एंटीबॉडी आर पैसिवली का मतलब है जिसमें किसी भी तरह का एक्टिव मूवमेंट ना हो। एंटीबॉडी आर पैसिवली रिसीव फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा एंड ब्रेस्ट मिल्क, कि यहाँ पर जो बच्चा है उसको ब्रेस्ट मिल्क और प्लेसेंटा के माध्यम से पैसिव इम्यूनिटी मिल जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि प्लेसेंटा के माध्यम से जो है इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन जो है IgG जो है ट्रांसफर हो जाती है, और ब्रेस्ट मिल्क या हमारे जो जितने भी बॉडी सिक्रीशंस होते हैं उनके अंदर IgA होती है। तो ये बात सही है कि ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से बच्चे को जो है IgA इम्यूनोग्लोबिन A मिल जाती है, और प्लेसेंटा के माध्यम से IgG मिल जाती है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हमारी 2 तरह की इम्यूनिटी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको क्लास में, कि भैया हमारे यहाँ पर 2 तरह की इम्यूनिटी की बात करते हैं मोस्टली। एक होती है हमारी सेल्यूलर इम्यूनिटी, और दूसरी आपको याद आ रही होगी, एक हमने पढ़ी थी कौन सी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। बहुत बढ़िया। तो एक सेल्यूलर थी और दूसरी ह्यूमरल इम्यूनिटी थी। सेल्यूलर और एक थी हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी। कैसे याद करिए? सीटी गए और हम क्या लेके आए? हीमोग्लोबिन लेके आए। सीटी गए और HB लेके आए। HB का मतलब है ह्यूमरल इम्यूनिटी V सेल्स, और जो सेल्यूलर इम्यूनिटी टील सेल्स। नहीं आया समझ में? दोबारा बोलता हूँ, सीटी गए और HB लाए। C का मतलब है सेल्यूलर इम्यूनिटी T सेल्स की वजह से होती है। क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि T सेल से कौन सी इम्यूनिटी होती है, V सेल से कौन सी इम्यूनिटी होती है। तो जो T सेल हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी देने का काम करते हैं वो सेल्यूलर इम्यूनिटी देते हैं। सेल्यूलर इम्यूनिटी का मीन्स होता है कि सेल के अंदर जो हमें प्रोटेक्शन देता है इन्फेक्शन से, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर इम्यूनिटी बोलते हैं। जबकि दूसरी होती है हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी, और ह्यूमरल इम्यूनिटी में मैंने बताया था आपको कि ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब कि सेल के बाहर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, और ये हमारी बी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स होती हैं, उनसे प्रोड्यूस होती है। आपने सुना होगा CD4 सेल, CD8 सेल, ये तो T सेल्स हैं। जबकि आपने सुना होगा गामड़े, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये जो इम्यूनोग्लोबिन है 5 तरह के, ये हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी का टाइप होता है, बी सेल्स के टाइप होते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं
जो आपसे पूछे जाते हैं, जो मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, तो आपको आंसर पता ही है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होती है वो IgG होती है, उसके बाद A होती है, उसके कम M होती है, उसके कम D होती है और सबसे कम IgE होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे जब एलर्जी कोई भी कंडीशन होती है उसमें कौन सी वाली IG आती है, तो उसके अंदर एलर्जी कंडीशन के अंदर IgE होती है। इम्यूनोग्लोबिन ई होती है, वो एलर्जी कंडीशन में पाई जाती है, जैसे कि अस्थमा के अंदर ये प्रेजेंट होगी। अगर आपसे कहा जाए बॉडी फ्लूइड के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्रेजेंट होता है, तो IgA होता है, जैसे कि हमारा सलाइवा हो गया, वेजाइनल सिक्रीशंस हो गए, तो जहां भी सिक्रीशंस हैं उनके अंदर, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, तो वहां पर IgA प्रेजेंट होता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, तो IgG करता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि इन्फेक्शन के अंदर फर्स्टली प्रेजेंट होता है, जैसे ही इन्फेक्शन हुआ सबसे पहले जो आएगा तो वो होता है आपका IgM होता है, वो सबसे पहले आता है। ठीक है, इसकी साइज ज्यादा बड़ी होती है, साइज भी बड़ी होती है IgM। तो ये क्लियर होना चाहिए क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चा इसलिए बीमार नहीं पड़ता है कि बच्चे को मां से पैसिव इम्यूनिटी मिल जाती है थ्रू प्लेसेंटा और थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। तो ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और आपका अगला क्वेश्चन जो है वो आता है क्वेश्चन नंबर 112। 112 क्या कहता है, देखें 112 कहता है कि व्हेन एवेल्यूएटिंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट, जब आप लैब की रिपोर्ट लेके आते हैं 1 ईयर ओल्ड इन्फेंट हिमेटोक्रिट, हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, हिमेटोक्रिट बच्चे की चेक करना चाह रहे हैं। पहले तो आप समझे कि हिमेटोक्रिट क्या है। हिमेटोक्रिट का मतलब होता है आरबीसी का जो परसेंटेज होता है, आरबीसी की जो मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हिमेटोक्रिट बोलते हैं। दूसरा, ए नर्स कंपेयर इट विद द एक्सपेक्टेड हिमेटोक्रिट रेंज फॉर दिस एज ग्रुप, हम इसे नॉर्मल रेंज के साथ में कंपेयर कर रहे हैं कि ये कम है या ज्यादा है। व्हाट इज द हिमेटोक्रिट ऑफ ए हेल्दी 12 मंथ ओल्ड इन्फेंट, कि 12 महीने का जो बच्चा होता है, 1 साल का जो बच्चा होता है, उसकी नॉर्मल हिमेटोक्रिट कितनी होती है। तो इस बच्चे की जो हिमेटोक्रिट होती है बेटा, वो याद रखने की आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप ये कर सकते हैं 29 से 41% के आसपास इसके अंदर आपकी जो है हिमेटोक्रिट वैल्यू होती है। याद रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्वेश्चन जो बनता है, नॉर्मली अगर बात करें हिमेटोक्रिट वैल्यू, क्यों हिमेटोक्रिट का मतलब मैंने बता ही दिया है कि आरबीसी का जो कंसंट्रेशन होता है, आरबीसी की जो मात्रा होती है परसेंटेज के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, हिमेटोक्रिट बोलते हैं। ये फीमेल के अंदर और मेल के अंदर, अगर फीमेल के अंदर बात करें तो फीमेल के अडल्ट की बात कर रहा हूं, अगर फीमेल की बात करें तो 35 से 45 होती है, और अगर हम बात करें मेल के अंदर तो मेल के अंदर इसकी वैल्यू जो है 45 से 55 के आसपास होती है। जबकि ऐसे एक्चुअल में आपको बुक में नहीं मिलेगी, मैं तो सीधा याद कर रहा हूँ 35, 45, 45, 55, बट ऐसे याद आपको बुक में नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको मिलेगा 37 से जो है 45 मिल जाएगा, उसके बाद में 47 से 55 मिल जाएगा, तो वो कन्फ्यूजिंग करेगा, आपको हमेशा याद नहीं रहेगा। इसलिए मैंने एक सीक्वेंस बताया आपको, 35 to 45, 45 to 55, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स गिव ए पेरेंट्स, मतलब क्या एक्सप्लेन करेगी एक नर्स जो है घर वालों को अबाउट द पर्पज ऑफ द टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन फॉर द चाइल्ड, कि जो छोटा बच्चा है उसको टीटी का जो आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसका पर्पज क्या है, कैसे समझाएं कि पैसिव इम्यूनिटी इज कन्फर्म्ड फॉर द लाइफ, कि पैसिव इम्यूनिटी आएगी। टेटनस टॉक्साइड में क्या हमें पैसिव इम्यूनिटी आएगी, नहीं, पैसिव इम्यूनिटी तो नहीं आएगी फॉर लाइफ, पूरी लाइफ थोड़ी ना आती है। ध्यान एक बात तो यहां से समझ लें, 2 वैक्सीन बता रहा हूं अभी जो आपको पढ़ा भी दी है। देखो BCG वैक्सीन कितने दिनों तक प्रोटेक्ट करता है, एक बार आप जब BCG बोलेंगे, BCG तो BCG में आपको 20 निकल के आ रहा है, मतलब कि जो BCG का वैक्सीनेशन करते हैं हम, तो BCG हमें कितने दिनों के लिए प्रोटेक्ट करता है, तो BCG हमें प्रोटेक्ट करता है 20 ईयर के लिए, 20 साल तक हमें जो है टीबी होने से बचाता है। कौन सा, पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से बचाता है, ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई इश्यू रहता है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मन में नहीं रखना है, डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। दूसरा याद रखना है, टीटी का वैक्सीन जो होता है वो कितने दिनों तक हमें प्रोटेक्ट करता है, टेटनस टॉक्साइड। जब आप टीटी बोल रहे हैं तो टी से 10,
मतलब ये करता है लगभग 10 साल के लिए हमें प्रोटेक्ट करता है। तो पूरी लाइफ लॉन्ग तो नहीं करता है। तो यहाँ पे लाइफ लगा हुआ है, ये गलत हो गया। फिर लाइफ लॉन्ग यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी गलत हो गया। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी इज कंफर्म टेम्परेरी, कि नेचुरल तो नहीं है भाई ये नेचुरल कहाँ है, ये तो एक्वायर्ड है, हमने नेचर से थोड़ी लिया है, ये तो हमने एक्वायर्ड लिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो अब बचा लॉन्ग लास्टिंग एक्टिव इम्यूनिटी इज कंफर्म। दूसरी चीज ये पैसिव भी नहीं था, ठीक है ना, तो ये एक्टिव, हमारा इम्यून सिस्टम इसमें एक्टिव होगा, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी ये लॉन्ग लास्टिंग है, लगभग 10 साल तक हमें प्रोटेक्शन देता है। मेन क्वेश्चन का मोटो ये है कि आप इसमें ईयर समझें। टेटनस टॉक्सॉइड हमें कितने दिनों तक जो है टीबी से बचा रहा है, तो 10 ईयर्स तक हमें बचा रहा है। बीसीजी हमें कितने ईयर तक बचा रहा है, तो बीसीजी हमें लगभग 20 ईयर के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 114। द पेरेंट ऑफ 4-year-old चाइल्ड हु इज रिसीविंग प्रेडनिसोन। एक बच्चा है जिसके 4 साल का बच्चा है, उसके घर वाले जो है घर वाले हैं जो बात करेंगे, नर्स वाई सम ऑफ द बूस्टर इम्यूनाइजेशन आर बीइंग पोस्टपोन्ड। मतलब 4 साल के बच्चे के घर वाले आपसे पूछ रहे हैं, जिस बच्चे को प्रेडनिसोलोन चल रहा है। प्रेडनिसोलोन क्या है? प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है। ये प्रेडनिसोलोन क्या है? तो प्रेडनिसोलोन बेटा ये है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है, मतलब हमें इन्फेक्शन के लिए प्रोन कर देता है। तो मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन बताए हैं यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के, कि भैया जब भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड चले पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि हम जो है इन्फेक्शन के लिए प्रोन है, बट एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इसलिए यहाँ पर फीवर नहीं आएगा इस बंदे को। अगर फीवर नहीं आएगा तो सर कैसे पता लगे कि ये इन्फेक्शन इसके अंदर हो गया है या नहीं हो गया है? तो कैसे पता लगे? तो इसका पता ऐसे लगेगा साहब कि इसमें इस बंदे के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? सीबीसी करवानी पड़ेगी, जिसमें हमें ल्यूकोसाइट वगैरह काउंट जो है बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसका बढ़िया होता है, जब भी किसी बंदा, कोई भी बंदा प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन या किसी भी तरह की कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन पे होता है, तो लगातार उसका हम क्या करवाते रहते हैं, इंटरमिटेंटली उसके अंदर सीबीसी जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। सीबीसी जो है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हमें बताता है कि इसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें फीवर नहीं आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी भी जब प्रेडनिसोलोन वगैरह या कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन चलती है तो उन्हें हम एकदम से बंद नहीं करते हैं, उन्हें धीरे धीरे बंद किया जाता है, और धीरे धीरे डोज कम करते हुए बंद किया जाता है। और कम करते हुए जब डोज को बंद करते तो उसे हम बोलते हैं टैपर करना। टैपर मतलब है धीरे धीरे कम कर देना डोज को। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझें पहले, कि 4 साल का एक बच्चा है जिसको प्रेडनिसोलोन चल रही है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रही है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर चल रहा है। हम इम्यूनाइजेशन जो है चल रहा था बच्चे का, तो बूस्टर इम्यूनाइजेशन को हम पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं। क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं? द नर्स एक्सप्लेन दैट एडमिनिस्ट्रिंग लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन रिसीविंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो जो नर्स है वो समझा रही है उसको, घर वालों को, कि लाइव एटेन्यूएटेड जो वायरस वैक्सीन होती हैं उनको हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर देते हैं जब इसके अंदर कोई भी व्यक्ति, बच्चे को जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन, बिकॉज दे कैन मेक देम मोर ससेप्टिबल फॉर द इन्फेक्शन, क्योंकि वहाँ इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा। और लाइव आपने जो है वैक्सीन दी है, तो लाइव वैक्सीन क्या कर देगी? वहाँ पर इन्फेक्शन का कॉज हो सकती है, इसलिए वहाँ पर विच आर द सेफ फॉर द चाइल्ड टू रिसीव। तो कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं? तो लाइव वैक्सीन को छोड़ के आप कोई सी भी वैक्सीन दे सकते हैं, किल्ड वैक्सीन आप दे सकते हैं। देखो रूबेला, मीजल्स, मम्स, रूबेला आपको पता है कि ये लाइव है, लाइव वैक्सीन है, तो लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं। पर्टिशियस, ये तो इनएक्टिवेटेड होती है, ये दे सकते हो आप। बेरिसेला नहीं देंगे सर, चिकन पॉक्स वाला। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, अब देखो पोलियो वायरस 2 तरह की होती है, आपको पता होना चाहिए, एक ओपीवी होती है, एक आईपीवी होती है। ओपीवी और आईपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन आती है, वो लाइव वाली आती है, तो ये नहीं देंगे। आईपीवी होती है, इसको हम दे सकते हैं। अब मैंने पहले एक क्वेश्चन और बताया जब तुम्हें आईपीवी पढ़ा है, आई का मतलब यहां पर इनएक्टिवेटेड है, ठीक है ना, तो इनएक्टिव, अब वो ऑप्शन में क्या देगा? इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन देगा, जो कि हम गलत कर बैठेंगे। तो ये यहां पर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर। टेटनस इम्यूनोग्लोबिन बिल्कुल दे सकते हैं, टेटनस वाला। तो हम यहां पर जो है 2, 4, 5 बात ये समझें कि जब भी किसी बंदे को इम्यून सप्रेशन कंडीशन हो तो वहां पर लाइव वैक्सीन जो है उनको नहीं देते हैं, बाकी हम किल्ड वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एचआईवी पेशेंट है, एचआईवी पेशेंट के अंदर भी एक सेम कंडीशन होती है कि एचआईवी वाला जो पर्सन होगा उसके अंदर भी क्या होगा? उसका भी जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो वीक रहेगा, और इम्यून सिस्टम जब भी वीक रहेगा हम उसे किल्ड वैक्सीन दे सकते हैं, लाइव वैक्सीन नहीं देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। 115, स्कूल नर्स इज टीचिंग, स्कूल नर्स जो है वो टीच कर रही है पेरेंट ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन। एक स्कूल एज चिल्ड्रन है, उसके पेरेंट्स को चिल्ड्रन जो है
वो समझा रही है, टीच कर रही है इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन फॉर द चाइल्डहुड कम्युनिकेबल डिजीज। वो बता रही है कि भाई जो चाइल्डहुड में, जो बचपन में जो कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होती है, उनका इम्यूनाइजेशन की क्या महत्वता है, क्यों करवाना चाहिए, उसके बारे में बता रही है। व्हाट प्रिवेंटेबल डिजीज में कॉज कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसेफेलाइटिस, ऐसी कौन सी है जिसकी वजह से इंसेफेलाइटिस हो सकता है। तो इंसेफेलाइटिस मैंने पढ़ा है, बैरिसेला की वजह से इंसेफेलाइटिस हो सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है 116। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में जो है हमारे चैनल को जो है शेयर करें। ए पेरेंट आस्क ए नर्स हाउ टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द मीजल्स एंड जर्मन मीजल्स रुबेला। हम बात करना चाह रहे हैं कि मीजल्स और रुबेला के बीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट शुड द नर्स टेल द क्लाइंट पेरेंट अबाउट द रूबियोला। रूबियोला का मतलब है मीजल्स की बात कर रहे हैं, द डिफरेंट फ्रॉम द रुबेला। स्पेशल आपको फीचर बताना है किसका, मीजल्स का। और मैंने बताया है भाई आपको मीजल्स, मम्स और रुबेला, इनकी जब हमने बात की थी तो आपको याद होना चाहिए कि मीजल्स, मैंने बताया था कि मीजल्स के अंदर एक्चुअल में जो कंडीशन होती है वो होती है कि आपका एक टीथ के पास में आप सेकेंड मोलर जो टीथ था उसके अपोजिट बकल म्यूकोजा होती है, वहां पर एक स्पॉट बन जाता है जिसे हम कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जानते थे। मम्स की बात की तो ये पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन था। हालांकि ये जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ग्लैंड को अफेक्ट कर सकता है, हमने ये बात करी थी। ये क्या थायराइड ग्लैंड को बिल्कुल कर सकता है, क्या हमारे गोनाड्स को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और रुबेला के अंदर हमने देखा था, एक ट्राइड देखा था। अगर कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम होता है तो ट्राइड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है ट्राइड में? कैटरेक्ट हो सकता है, डीपनेस हो सकती है और कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। हमने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें स्पेशली मीजल्स का फीचर छांटना है तो पहला ही ऑप्शन आपका आ जाता है, हाई फीवर विथ कॉप्लिक स्पॉट, बिल्कुल इसमें देखने को मिलते हैं। सिंपल सा है, क्वेश्चन सीधा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 117 आता है और 117 की बात करते हैं। क्या कह रहा है 117? द पेरेंट्स ऑफ एन इन्फेंट आस्क द नर्स व्हाई देयर बेबी इज शेड्यूल्ड टू रिसीव द इंट्रामस्कुलर पोलियो वैक्सीन, कि जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है वो इसको बच्चे को दी जा रही है रेदर देन ओरल वैक्सीन। व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, क्यों दी जा रही है? वो पूछ रहा है कि भाई आप ओपीवी क्यों नहीं दे रहे हैं, ओपीवी की जगह आप आईपीवी वैक्सीन जो है वो क्यों यूज कर रहे हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। द अमेरिकन एकेडमी ऑफ द पीडियाट्रिक रिकमेंड द इंट्रावेस्कुलर वैक्सीन बिकॉज इज सैपर। क्या ये सैफ है? बिल्कुल सैफ है, क्योंकि भाई आईपीवी के अंदर हम किल्ड वैक्सीन देते हैं, समझना। और जो आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन होती है उसके अंदर हम लाइव वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। अब एक बात समझिए, लाइव अगर वैक्सीन आपने यूज की है और किसी भी रीजन से अगर हमारा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, इम्यून सिस्टम किसी भी तरीके से सप्रेस होता है तो ये डिजीज कर सकती है। जैसे आपको पता होगा कि ओपी की वजह से एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, BAPP के नाम से जानते हैं। BAPP क्या है? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जबकि किल्ड वैक्सीन है उसमें तो मरा हुआ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये डिजीज कर सकता है? ये बिल्कुल भी डिजीज नहीं कर सकता। तो मतलब सैपर कौन सी है, आईपीवी या ओपीवी? तो आईपीवी ज्यादा सैपर है। बट अगर मैं पूछूं कि इफेक्टिवनेस किसकी ज्यादा है, ओपीवी ज्यादा इफेक्टिव होती है हमारी इम्यूनिटी देने में या आईपीवी ज्यादा इफेक्ट होती है? तो ओपीवी ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि लाइव जाता है तो इम्यून सिस्टम को ज्यादा स्टिमुलेट करता है। तो अगर देखो तो क्वेश्चन दो हैं, अलग अलग क्वेश्चन, समझने की बात करना। एक तो मैंने बोला है सैफर और एक बोला है मैंने इफेक्टिव। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी वैक्सीन है जो कि ज्यादा इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगी तो ओपीवी करेगी। बट अगर मैं कह रहा हूं कि कौन सी वैक्सीन है जिससे बीमारी होने का खतरा है तो ओपीवी से है। कौन सी सैफ है हमारे लिए? तो आईपीवी सैफ है। तो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये आपका सही हो जाता है। समझे या नहीं समझे? इसको समझें अच्छे से, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना भाई दोबारा से एक बार, ठीक है। तो 117 क्वेश्चन ऐसे हो जाता है आपका। और ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि द कंसेंसस इज दैट आइदर कैन बी यूज सिंस बोथ प्रोड्यूस द सेम नहीं करती हैं भाई, सेम रिजल्ट नहीं देती हैं और इक्वली सैफ भी नहीं होती हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ओपीवी में लाइव है। मैंने बताया कि लाइव है तो वो ज़्यादा जो है डेंजरस हो सकती है, आपको इम्यूनिटी वीक होने पर आपको इन्फेक्टेड कर सकती है, और जो ज़्यादा इम्यूनिटी देती है तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया। द ओरल वैक्सीन इज मोर एक्सपेंसिव सो दैट द इंटरमस्कुलर प्रिफर्ड अनलेस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो ये भी ऐसा कोई नहीं है। द यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिकमेंड द इंटरमस्कुलर वैक्सीन अनलेस द इन्फेंट और फैमिली मेंबर इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो अरे ये तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है तब भी यही देते हैं, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। तो बढ़िया आंसर आपका वो हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 118 आ जाता है। और 118 क्या कहता है देखते हैं। 118 क्वेश्चन कहता है आपका कि नर्स इज टीचिंग पेरेंट अबाउट व्हाई मोस्ट चिल्ड्रन शुड बी इम्यूनाइज अगेंस्ट द बेरिसेला। चिकन पॉक्स के लिए क्यों है ज्यादातर बच्चों को जो है इम्यूनाइज किया जाता है। एंड व्हाई सम रिसीव स्पेसिफिक मेडिकेशन शुड नॉट। विच मेडिकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द डिस्कशन। कौन सी मेडिकेशन है जिसको हमें शुड नॉट, विच मेडिकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द डिस्कशन। इसमें कौन सी मेडिसिन हैं जिनको हमें डिस्कस करने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, समझें इसमें इसका अगर हिंदी मीनिंग समझें पहले कि एक नर्स है जो कि टीचिंग कर रही है पेरेंट्स को अबाउट व्हाई मोस्ट चिल्ड्रन शुड बी इम्यूनाइज अगेंस्ट द बेरिसेला। मतलब चिकन पॉक्स का आपने वैक्सीन किया है, किसी को लाइव वैक्सीन लगाई है। एंड व्हाई सम रिसीविंग स्पेसिफिक मेडिकेशन शुड नॉट, कि कुछ मेडिसिन नहीं लेते हैं। अब कौन सी मेडिसिन है जो नहीं लेनी है उसकी बात कर रहे हैं। इंसुलिन, इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है। स्टेरॉइड, स्टेरॉइड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होती है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मेडिसिन हमें नहीं लेनी है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मेडिसिन लेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके अंदर चिकन पॉक्स जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि लाइव वैक्सीन है और लाइव वैक्सीन डिजीज कर सकती है। इसलिए एस्टेरॉइड के साथ में ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जब कंडीशन होती है उसके साथ में कभी भी हम लाइव वैक्सीन को नहीं लगाते हैं। लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 119। ए नर्स इज टीचिंग ए क्लास अबाउट इम्यूनाइजेशन टू मेंबर ऑफ ग्रामर स्कूल parent teacher association. Which child disease is nurse discussing when explaining that it is a viral disease that start with the malaise, highly pruritic rashes that begin on the abdomen. abdomen से स्टार्ट होंगे, स्प्रेड टू द फेस, फेस पे आ जाएंगे, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी और धीरे धीरे प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी। देखो मैंने क्या बताया था, दो चीज़ समझें यहाँ पे। मैंने एक तो आपको रूबेला के बताए थे स्पेशली, एक तो रूबेला के जो रेसेस थे उनके बारे में बात कर चुका हूँ, एक चिकन पॉक्स की बात कर चुका हूँ, चिकन पॉक्स की बात कर चुका हूँ। तो इनको दो को मैंने अच्छे से समझाया था मैंने आपको। देखो भाई, रूबेला 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 जब आप बोलेंगे लग रहा है रोएगा रोएगा रोएगा, और रोएगा तो फेस पे रोएगा, फेस से ही तो रोएगा। तो मैंने बताया था कि जो आपके रेसेस बनना स्टार्ट होते हैं वो फेस से स्टार्ट होते हैं और देन सारी बॉडी पर ये क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। तो रूबेला के हमेशा याद रखें इनको, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बड़ा क्रिएट करते हैं कि कौन से जो रेसेज है वो कहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं, कैसे स्प्रेड होते हैं। तो इस बात को आप बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का मैं तरीका जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा देखें। रूबेला, आप रूबेला रूबेला जब वर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा रोएगा रोएगा ऐसा लग रहा है, मतलब फेस से। तो इसके जो है फेस जो है वहाँ से हम इसके समझते हैं कि फेस से जो इसके रेसेस हैं वो स्टार्ट होते हैं और पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। जबकि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स को छोटी माता बोलते हैं या चिकन पॉक्स को छोटी माता बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चिकन पॉक्स को हम छोटी माता बोलते हैं और स्मॉल पॉक्स को हम बड़ी माता बोलते हैं। चिकन पॉक्स मतलब छोटा है, और छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि जो छोटी माता है, मतलब माता छोटे बच्चों को कैसे रखेगी, माता छोटे बच्चों को पेट पे रखते हैं, गोद में खिलाते हैं ना अपन, पेट में खिलाते हैं। मतलब कि ये छोटी माता है, मतलब कि माँ है, बच्चे को छोटी है। अब ऐसे याद रखेंगे तो छोटे बच्चों को हमेशा क्या खिलाया जाता है, माँ पेट पे खिलाएगी। तो पेट से स्टार्ट होते हैं, अब्डोमन से स्टार्ट होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो चिकन पॉक्स के जो रेसेज होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो चिकन पॉक्स के जो रेसेज स्टार्ट होते हैं वो आपके जो है अब्डोमन से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 120। द पेरेंट ऑफ चाइल्ड हु हैज रिसीव्ड ऑल द प्राइमरी इम्यूनाइजेशन आज द नर्स विच जो है वंस द चाइल्ड शुड रिसीव बिफोर स्टार्टिंग द। देखो अब इसमें एक चीज़ समझें आप, ये इम्यूनाइजेशन की बात है ना, तो इन इम्यूनाइजेशन को आपको मौसमी से नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है कि हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और ये जो बुक है ये फॉरेन राइटर की है, तो हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं देखना है यहाँ से। हमें जो देखना है वो हमारे इंडियन रेफरेंस में देखना है, और इंडियन रेफरेंस में मैं आपको जो है पढ़ाई दूंगा और वहाँ से आपको देखना है। चलो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।